afternoon, children. How are you all? I hope you would have understood the first part of the chapter we had done till here, and now I'm going to begin from here. So, let us start. By morning on January 3, so it was already 3rd January now. It was morning time और अब काफ़ी हद तक जो इन्होंने वाटर पंप आउट किया था क्रूमैन ने, इट वाज अंडर कंट्रोल। और अब ये 2-2 घंटे की रेस्ट पर रोटेशन पर काम कर रहे थे। यानी अगर लैरी काम करते तो सिजलर आराम कर रहे थे, और जब सिजलर 2 घंटे के बाद आते तो लैरी आराम करने लगते थे। तो खैर लेकिन अभी भी देयर वाज अ ट्रिमेंडस लीक सम वेयर बिलो द वाटर लाइन। वाटर लाइन होती है बच्चों, जैसे सपोज करिए ये बहुत बड़ी शिप है, मैं तो छोटा सा बना रही हूँ, ये वाटर लाइन होती है। तो इसको बिल्कुल शिप, आपने देखा होगा शिप को हम 2 टुकड़ों में ऐसे बांटते, तो इसको वाटर लाइन कहते हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं से लीकेज थी जो समझ में नहीं आ रहा था। ये चेक कर रहे थे और चेकिंग करने पर पता चला कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स वर स्मैश। सबसे दुखद बात ये थी कि शिप की जो मेन रिब्स थी, रिब्स का मतलब जो उसके कर्व टिम्बर्स होते हैं, वो जो है इट वॉज स्मैश डाउन टू द कील। स्मैश डाउन टू द कील का मतलब होता है कंप्लीटली ब्रोकन, पूरी तरीके से स्मैश हो चुके थे, टूट चुके थे। इट वॉज कंप्लीटली broken. Okay, so in fact there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. सिर्फ कुछ cupboard partitions की मदद से जो starboard hull था, यानी जो starboard में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट साइड ऑफ द शिप, उसका जो हल यानी जो लोअर पार्ट था वो सिर्फ कुछ पार्टीशंस की मदद से टिका हुआ था, अदरवाइज शायद वो भी अब तक टूट चुका होता। खैर, अब ये अच्छी बात थी कि हम करीब करीब 15 घंटे हो चुके थे उस वेव ने हमें हिट किए हुए, उस वेव को, शिप को हिट किए हुए, और वेव वॉकर 15 घंटे सर्वाइव कर चुकी थी। लेकिन ये साफ लग रहा था कि अगर हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है तो उतनी दूर तक के लिए वेव वॉकर शायद सलामत ना बचे। तो खैर इन्होंने फटाफट लाया, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी दूर था अभी, और वेव वॉकर की जैसी स्थिति थी, शिप की जैसी स्थिति थी, लग नहीं रहा था कि ये अभी होल्ड कर पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, फटाफट चार्ट्स से, मैप से कैलकुलेशन की, और ये देखा कि बीच में, ऑस्ट्रेलिया से पहले बीच में 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं कुछ किलोमीटर्स दूर पर, ईस्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उनमें से एक आइलैंड जो था वो आयल एम्स्टरडम था। आयल एम्स्टरडम जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। और अब इस पूरे इतने अथाह समुद्र में, इन दिस वास्ट ओशियन, ओनली दिस आइलैंड वाज द ओनली होप। और हमें इन पिन प्रिक्स, दीज पिन प्रिक्स किसको कहा गया है, दीज कहा है, प्लूरल यूज़ किया है, पिन प्रिक्स कहा है, इसका मतलब इन दोनों आइलैंड की बात हो रही है। तो इसीलिए पिन प्रिक्स का मतलब होता है दी स्मॉल डॉटेड और स्मॉल आइलैंड इन दी वास्ट ओशियन। ठीक है बच्चों, तो अब इनको तलाश थी कि भैया आयल एम्स्टरडम तक ये किस तरह पहुंच जाएं, या उन दोनों आइलैंड में से किसी एक पर। तो अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। देखो, पहुंचने के चांसेस तो बहुत बहुत ही नाजुक थे, बहुत कम थे, इट वाज वेरी लिटिल, वेरी थिन। बट हाँ, एक चीज़ थी, अगर विंड और स्टॉर्म थोड़ा कूल डाउन हो जाए, थोड़ा कम सिवियर हो जाए, अबेटेड का मतलब होता है टू ग्रो लेस सिवियर, ग्रो लेस सिवियर, थोड़ा सा अगर कूल डाउन हो जाए तब इनकी उम्मीद बन सकती थी, वरना वहाँ पहुँचने के चांसेस एकदम मिनिमल थे। खैर, द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और इस बड़ी लहर की वजह से हमारा जो एकमात्र जो इंजन था, एडिशनल इंजन था, वो भी बर्बाद हो चुका था। खैर, जनवरी 4 आया, 36 घंटे की कंटिन्यूस पंपिंग के बाद अब सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर्स पानी ही बचा था शिप में, और अब हमें सिर्फ ये रोकना था कि हम जो पानी अंदर आ रहा है वो कम रहे और जो बाहर निकल रहा है वो ज़्यादा रहे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और अब हम बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं रह सकते थे मास्ट पर, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर हो चुका था वो। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ हल पार्ट, और जो हल मतलब जो
राइट हैंड साइड पार्ट था उसका, जो लोअर पार्ट था हल, वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि अब इस प्रेशर की वजह से रोप्स जो थे, रिगिंग का मतलब होता है रोप्स, उस पर जो प्रेशर पड़ रहा था उससे लग रहा था कि वो हिस्सा भी जल्दी टूट कर गिरने वाला है। इन्होंने क्या किया, हॉइस्ट कर दिया स्टॉर्म जिप। हॉइस्ट मतलब होता है उसको फ्लटर खोल देना, अनफर्ल कर देना। स्टॉर्म जिप जो मैंने बताया था तूफान के लिए जो एक तिकोना सा ट्रायंगुलर सा एक सेल होता है, उसको खोल के रख दिया इन्होंने। उसके बाद से बस अब ये दिमाग में था कि ये दोनों आइलैंड आखिर हैं कहाँ। मैरी ने तब तक कुछ कॉर्न बीफ पड़े हुए थे, कुछ क्रैकर बिस्किट्स थे। कॉर्न मतलब होता है जो डैमेज के बाद बचा हो, और बीफ मतलब मीट, तो वो बचा था, वो लेकर आई खाने के लिए, और इन्होंने पिछले 2 दिनों में पहली बार थोड़ा कुछ खाना खाया। अब इनका जो रेस्पाइट था इट वॉज शॉर्ट लिव। इन्हें नहीं मालूम था कि ये जो इनको रिलीफ मिल रहा है, ये जो इनको इंटरवल ऑफ रेस्ट है, यानी कि जो इनको राहत मिल रही है, ये राहत जो है बहुत क्षणिक है, बहुत ही थोड़ी देर के लिए है। हुआ ये कि 4 बजे, ठीक 4 बजे शाम को ब्लैक क्लाउड्स वापस से, यानी काले बादल फिर छाने लगे, और 1 घंटे के अंदर अंदर विंड जो है 40 नॉट्स तक, यानी विंड की स्पीड जो है वो 40 नॉट्स हो गई। और मतलब चीज़ें और वर्सन होने लगी। समुद्र में लहर और ऊंचे उठने लगे, और जो मौसम था वो पूरी रात में इतना डिटीरियोरेट हुआ। डिटीरियोरेट का मतलब होता है वर्सन, और ज़्यादा खराब हो जाना, वर्सन। और बाय डॉन और 5 जनवरी आते आते तक सिचुएशन इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई। डेस्परेट का मतलब होता है होपलेस, ठीक है। तो डेस्परेट का मतलब होता, एक सेकेंड बच्चों, डेस्परेट का मतलब होता है होपलेस, होपलेस, ठीक है। अब ये थोड़ी देर के लिए बच्चों के पास गए, क्योंकि अब एकमात्र तरीका था कि भाई आइलैंड आ जाए किसी तरह। तो अब ये कंफर्ट करने गए जब बच्चों को, तो जॉन से उन्होंने पूछा, जॉन मतलब जनाथन जिनका बेटा था, उन्होंने उसने पूछा डैडी से कि डैडी वी आर गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं। अब नैरेटर को तो बहुत ख़राब लग रहा था। उन्होंने एश्योर किया कि नहीं बेटा हम कर लेंगे, हम सब ठीक रहेंगे। तो उसने कहा बट डैडी मुझे डर नहीं लगता, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, मतलब अगर हम सब इकट्ठे हैं, मम्मी आप मैं स्यू, तो मुझे डर, मरने से भी डर नहीं लगता। तो दिस इज एग्जैक्ट टाइटल इफ़ यू हैव नोटिस्ड। तो ये रिमार्क जॉन ने किया है, जोनाथन ने किया, ये याद रखिएगा प्लीज़, हु इज़ द स्पीकर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके पास तो शब्द ही नहीं थे, बच्चे को कैसे कन्विंस करे, क्या रिप्लाई दे उसको, उसे इन्हें खुद नहीं मालूम था क्या करने वाला हूँ मैं। फिर एक डिटर्मिनेशन के साथ ये उस कैबिन से बाहर निकले। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए इस समुद्र से मैं लड़ूंगा, और मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तो अब इन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले जो कमज़ोर हुआ पड़ा स्टारबोर्ड हिस्सा था, वहाँ पहुँचे ये। इन्होंने कहा आई डिसाइडेड टू हीव टू। इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इसको ये लिफ्ट करेंगे। हीव मतलब थोड़ा सा एफर्ट के साथ लिफ्ट करना। और जो अनडैमेज्ड पोर्ट है, पोर्ट हल है, जो ऑनकमिंग वेव्स को, यानी जो लहरें आ रही हैं बार बार पानी लेकर आ रही हैं, तो वो एक हिस्सा अनडैमेज्ड था अभी, उसको थोड़ा सा और मजबूत बना दूंगा ताकि उसका सपोर्ट बहुत बना रहे। तो इन्होंने क्या किया, इम्पॉवरिश सी एंकर को यूज़ करते हुए, इम्पॉवरिश का मतलब होता है कि जो भी अवेलेबल हो, टू यूज़ वॉट एवर विच इज़ अवेलेबल, हाँ, इम्प्रोवाइज़ करना है ना, इम्प्रोवाइज़। तो वो सी एंकर को यूज़ किया उन्होंने। एक हैवी नायलॉन रोप था, उसको लिया उन्होंने, और उसके बाद लिया उन्होंने 22 लीटर के 2 प्लास्टिक के बैरल्स पड़े हुए थे जिनमें पैराफिन पड़ा था, वैक्स पड़ा था, और हैवी होता है वो काफ़ी। तो वो जो है प्लास्टिक के बैरल्स लिए, नायलॉन का रोप लिया, और उसको चल पड़े ये बनाने के लिए। शाम के वक्त क्या हुआ कि इवनिंग में मैरी और ये बैठे हुए थे, हाथ में हाथ लिए हुए, और शिप जो थी वो इट वाज ऑन इट्स मोशन, और पानी आ रहा था उन ब्रोकन प्लैंक से। तो इन्हें लगा बस अब सब कुछ ख़त्म है, लगता है हम लोग अब नहीं बचेंगे, आर एंड इज़ नियरर, और हम बस मरने ही वाले हैं। लेकिन हैरानी की, तो रात को देख के तो लग रहा था ये एक रात और नहीं काट पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात है, वेव वॉकर इट केम आउट ऑफ दैट स्टॉर्म, और जनवरी 6 की सुबह थोड़ी सी
विंड ईजिंग, यानी कि थोड़ी सी हवा जो है वो चलनी शांत हो गई, बंद हो गया हवा चलना, जो कि एक अच्छा मौसम का प्रतीक था। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। इन्होंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशंस की। सेक्सटेंट बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। और वापस ये चार्ट रूम में गए और ही वर्कड ऑन विंड स्पीड। इन्होंने कैलकुलेशंस करने शुरू किए। हाँ, कैलकुलेशन करने के बाद अब इन्हें क्या क्या करना था, देखिए इनको कैलकुलेट करनी थी पहले तो अपनी पोजीशन, उसके बाद से चेंज ऑफ कोर्स, यानी रास्ता हम कैसे बदलें, ड्रिफ्ट और करंट, मतलब जो कैलकुलेशंस होती हैं। एक एक्सप्लोरर होने के नाते ही वाज वेल अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग, ही स्टार्टेड मेकिंग कैलकुलेशन। और फिर इन्होंने ये डिटरमाइन किया कि करीब करीब इस करीब 1,50,000 किलोमीटर वाले ओशन में हमें एक 75 किलोमीटर वाइड आइलैंड ढूंढना है। अभी ये सोच ही रहा था तब तक स्यू, इनकी बेटी, इनके पास आई और बहुत पेनफुली, वो मतलब इतना उसको दर्द हो रहा था। शी जॉइन मी, और मैंने देखा कि उसका जो सर पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी तरीके से इट वाज स्वोलन, और सिर्फ उसकी काली आंखों के नाम पर स्लिट्स नज़र आ रहे थे, और जो जबकि उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, यानी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी। उसने आकर मुझे एक कार्ड दिया, एक कार्ड बनाया था। फ्रंट पे उसने कैरिकेचर्स बनाए हुए थे, मैरी का और मेरा, और उसके बाद उस पर कुछ वर्ड्स लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल। पहले मैं आपको कैरिकेचर्स के बारे में बता दूं। कैरिकेचर्स होते हैं जब हम फ़नी तरीके से फ़नी रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी पर्सन का, उसको हम कहते हैं कैरिकेचर। कार्टून जैसे आप बनाते हो ना, वैसे ही। तो ये उसने बनाए हुए थे और आगे लिखा था उसने, हियर आर सम फनी पीपल, यानी अपने पापा मम्मी को फनी पीपल। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाते हैं? आई लाव्ड अ लॉट एज वेल। मुझे वो देखते ही कैरिकेचर इतनी हंसी आई, और अंदर उसने बहुत प्यारा सा एक मैसेज लिखा था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। तो बहुत ही एनकरेजमेंट, बहुत ही एनकरेजिंग वर्ड्स थे उसमें, जिसमें उन्होंने कहा था मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और ये कार्ड आपको थैंक यू करने के लिए, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम सब एकदम सही रहेंगे, एकदम ओके रहेंगे। ये बताने के लिए था कार्ड कि हम सब ओके रहेंगे और वी कैन होप फॉर द बेस्ट। तो अब इन्होंने कैलकुलेशन अपना चेक किया, रीचेक किया कैलकुलेशन, और उसके बाद से वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मैग्नेटाइज्ड नीडल होता है, आपने देखा होगा शिप जो नेविगेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके का एक कैंपस होता है जिससे पता चलता है हमें कि हम किस डायरेक्शन में। वो कंपास ख़राब हो चुका था, ठीक है। तो आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, मुझे एक स्पेयर कंपास था मेरे पास पड़ा हुआ, हालांकि वो मैग्नेटिक वेरिएशन के साथ शो करता था कैलकुलेशन, बट काम चलाऊ था। तो आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स। तो मैंने वेस्टर्ली करंट्स जो थे उनका उनका इन्फ्लुएंस देखा, और जो इंडियन ओशन के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा बहती थी ये करंट्स, तो मैंने उन पर कैलकुलेशन किया, और करीब 2 बजे के करीब मैं जब डेक पर गया तो मैंने लैरी को कहा कि एक काम करो लैरी, 185 डिग्रीज टर्न कर लो, थोड़ा सा अपना कोर्स 185 डिग्रीज की तरफ कर लो, और अगर हम लकी हुए, मैंने पूरे कन्विक्शन के साथ कहा कि शायद, पता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हमने सही फैसला किया होगा तो आइलैंड करीब 5 बजे के करीब हमें नज़र आ जाएगा। उसके बहुत ही हैवी हार्ट के साथ, मतलब उम्मीद तो बहुत ना के बराबर थी, लेकिन चूंकि बच्चे थे, बच्चों की उम्मीदें थी, तो इसको भी थोड़ी सी उम्मीद थी। तो इसने क्या किया है, वो नीचे गया बंक पे और ये सो गया। अमेजिंगली ही डोज्ड ऑफ, मतलब इस वक्त नींद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन सरप्राइजिंगली ही वेंट टू स्लीप, और बहुत थका हुआ था तो ही स्लेप्ट। अब जब ये 6 o'clock उठा, अब देखो कैलकुलेशन के हिसाब से 5 बजे आइलैंड आना था, 6 बज गए, 1 घंटा लेट हो गया, अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस दैट आइलैंड। ये इनको पूरा विश्वास था, 1 घंटा तक मैं सोता रह गया, 1 घंटे ऊपर हो गए सोते सोते, तो अब मैंने आइलैंड पक्का मिस कर दिया होगा। खैर ये दौड़ के ऊपर गए, अब इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब इसके बाद जो वेस्टर्ली विंड्स आएंगी इस एरिया में, उसको बीट करना तो बहुत मुश्किल था, बचना नामुमकिन था। खैर उसी क्षण एक टॉजल्ड हेड का मतलब होता है सूजा हुआ सर, यानी कि जो डिसऑर्डरली सा है, और बंक पे अपीयर हुआ। उसने कहा
जोनाथन ने कहा कि पापा कैन आई हैव अ हग, और स्यू ठीक उनके पीछे खड़ी थी। तो क्यों भाई मुझे हग क्यों मिल रहा है, वाई आर यू एम्ब्रेसिंग मी, क्यों मुझे इतना प्यार मिल रहा है। तो उसके बेटे ने कहा कि बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जोनाथन ने जो कहा है कि आप इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैडी हो, बेस्ट कैप्टन हो। तो जॉन, उसने कहा कि नहीं जॉन, मुझे आई एम अफ्रेड, आज ऐसा नहीं कह सकते तुम। उसने कहा क्यों, वाई, यू मस्ट भी, आप हैं। बहुत ही बोल्ड आवाज में उसने बोला। तो अब ने कहा कि आपने आइलैंड कैलकुलेशन आपकी सही निकली, आइलैंड एकदम है हमारे सामने। इन्हें क्या, व्हाट, आई शाउटेड, वो देखिए बाहर। और वो सब एक साथ इतना बड़ा है, सारे के सारे कोरिस्ट दे स्पोक इट टुगेदर, एक साथ सब बोले कि बाप रे, इट इज एज बिग एज अ बैटलशिप, क्योंकि जैसे बड़ा सा वॉरशिप होता है उसकी तरह है ये। तो ये दौड़कर डेक पर गया और इसने बहुत राहत की सांस ली जब इसने देखा कि आगे जो है आयल एम्स्टर्डम है। और एक्चुअली आयल एम्स्टर्डम है क्या, है तो एक ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस, बट इट इज़ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, यानी कि बहुत ही ब्लीक, मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही धूमिल, बहुत ही चेयरलेस, और ऐसा एक वोल्केनिक रॉक है, और जिसपे वेजिटेशन बहुत कम है। लेकिन इस वक्त बेशक ये कितना भी ब्लीक हो, वोल्केनोज हो, बहुत कम वेजिटेशन हो, उसके बावजूद ये वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत आइलैंड इनको नज़र आ रहा था। सबसे खूबसूरत क्यों, क्योंकि इसी आइलैंड में छुपी थी उनकी जान, उनकी उम्मीद कि वो बच पाएंगे। इन लोगों ने वहाँ एंकर किया और रात भर आराम किया। उसके बाद से अगली ही सुबह जब ये घूमे उस पूरे आइलैंड पर, तो इन्हें बड़ी खुशी हुई कि 28 इन्हेबिटेंट्स वहाँ रहते हैं, और उन्होंने काफ़ी मदद की इनकी। और जब ये ज़मीन पर थे तो ज़मीन पर जो वो महसूस कर रहे थे खुशी इनकी, इन्होंने बड़े अच्छे से, इसका एक फ्रेज़ ही बन गया उसके बाद से, माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। तो लैरी हर्बी वर्ड को हम अब चेयरफुल और ऑप्टिमिज्म से रिलेट करते हैं। ये तो बहुत अच्छा फ्रेज़ भी है जो ऑफ एंड ऑन हम यूज़ करते हैं कि आई एम फीलिंग लैरी एंड हर्बी, मतलब आई एम फीलिंग वेरी चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो इस डायरेस्ट स्ट्रेस में भी, इस एक्सट्रीम हॉरिबल स्ट्रेस के दौरान भी, अब इनको जो ये एक उम्मीद की किरण दिखी थी, ये चेयरफुल हो गए। और मैरी, जो कि उस दिन के बाद से लगातार व्हील संभाल रही थी इस सारे क्रूशियल आवर्स में, क्योंकि ये कैलकुलेशन कर रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, तो मैरी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। She controlled the wheel without stopping, without sleeping. Most of all, I thought he thought of a 7-year-old girl. मैं अपनी उस बेटी के बारे में सोच रहा था जो 7 साल की थी, और वो मुझे इसलिए चिंतित नहीं करना चाहती थी, उस इतनी बड़ी हेड इंजरी के बाद भी वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। और मेरा वो 6 साल का बच्चा जिसे मरने से डर नहीं लगता था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ हेड इंजरी के बारे में बता दूँ जो सुजैन ने फेस किया। आप ये सोचिए, वो कोई हेड इंजरी कोई मामूली इंजरी नहीं थी, उसको 6 माइनर ऑपरेशंस लगे। उस चोट की वजह से देयर वाज अ ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, और उसको रिमूव करने के लिए 6 छोटे मोटे ऑपरेशंस करने पड़े, उस क्लॉट को हटाने के लिए, उस लंप को, सॉलिड लंप को हटाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि लास्ट में ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बच्चों का जो इंस्पिरेशन, ये दोनों बच्चे जो इंस्पिरेशन बने अपने फादर के लिए, with the help of that the narrator could sail out of this problem, और वो बच पाए सब लोग। ठीक है, तो with this the chapter has ended children. I hope you would have understood. कोई डाउट्स हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए। ओके, होप टू मीट यू विद द नेक्स्ट चैप्टर सून इन नेक्स्ट वीक। बाय बाय। Yeah.